चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। जगदीशपुर कस्बे में जमुनिया नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में भोला अपनी पत्नी रानी के साथ रहा करता था। भोला और रानी की एक छोटी सी बेटी थी। रिंकी, ओ रिंकी, बेटी बंद करो ये खेल कूद, बहुत देर हो चुकी है। आओ अब खाना खा लो। आती हो माँ, बस थोड़ी देर और खेलने दीजिए। नहीं, अब कोई थोड़ी देर नहीं। आओ पहले खाना खा लो, उसके बाद जितना खेलना हो खेल लेना। अच्छा ठीक है माँ, आती हूँ। फिर जल्दी जल्दी खाना दीजिए मुझे। जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। उनके भी खेत से वापस आने का समय हो गया है। भोला एक किसान था। वो रोज खेतों में मेहनत करने के लिए जाता था ताकि अच्छी फसल आए और वो उसे बाजार में बेचकर अपने छोटे से परिवार की हर खुशियां पूरी कर सके। आ गए आप, बैठिए, खाना परोस रही हूँ। और इस रिंकी को भी थोड़ा समझाइए, दिन भर इसका सिर्फ खेलने का मन करता है। ना इसे पढ़ना है, ना ही घर के किसी काम में इसे हाथ बटाना है। मैं दिन भर खेतों में मेहनत करके इसलिए घर पे नहीं आता हूँ कि घर की परेशानियों को भी ठीक करूँ। मुझसे बेहतर जिंदगी तो उस पड़ोस वाले श्यामू की है। हर फसल में उसने खेत बोने के लिए लोग रखे हैं। बिना कुछ किए उसके हिस्से का अनाज उसके घर पहुँच जाता है। अरे तो उसके आगे पीछे कोई है भी तो नहीं करने वाला। अच्छा तो है, कोई आगे पीछे नहीं है उसके, न ही कोई जिम्मेदारी है उसके ऊपर। श्यामू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके घर की खेती को गरीब किसान अपनी मेहनत से बोया करते थे और आधी फसल श्यामू के घर पहुंचा दिया करते थे। इन्हीं फसलों से अकेला श्यामू अपनी जिंदगी जी रहा था। कटाई का समय चल रहा था। फसलों की कटाई हो रही थी। श्यामू के खेत में उगे अनाज भी कट चुके थे। बाबू, ये आपके अनाज की बोरियां कहाँ रखूं? बस यहीं पर रख दीजिए काका, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर ले आता हूँ। अरे नहीं बाबू, मुझे भी बहुत काम है। मेरे पास अभी चाय पीने के बराबर फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं काका, आप चले जाइए। आपका काम पूरा होना ज्यादा जरूरी है। चाय हम फिर कभी पी लेंगे। काका के चले जाने के बाद श्यामू अपने पड़ोस की बच्ची रिंकी को खेलते हुए देखता है तो कुछ सोचकर मुस्कुराने लग जाता है। माँ, मुझे गुब्बारे लाकर दीजिए ना, मैं गुब्बारों से खेलूंगी। कोई गुब्बारा नहीं मिलेगा तुम्हें। दिन भर बस तुम्हें खेलना ही सूझता है। अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए। सब सीख लूंगी माँ, पढ़ाई भी करूंगी, लेकिन गुब्बारे दिलवा दीजिए ना। ठीक है, आने दो, तुम्हारे पापा से कहूंगी गुब्बारे लाने के लिए। रिंकी और उसकी माँ के बीच बातचीत को श्यामू बड़े ही गौर से सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बाजार जाकर एक गुब्बारा ले आता है और वो रिंकी को दे देता है, जो रिंकी अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये देखिए, पड़ोस वाले श्यामू भैया ने मुझे ये गुब्बारे लाकर दिए हैं। अरे, उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हें गुब्बारे चाहिए थे? कोई बात नहीं काकी, मैंने उस दिन आप दोनों को गुब्बारे के लिए बात करते सुना था, तभी शाम को बाजार में गुब्बारे वाला दिख गया तो ले आया रिंकी के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इससे बच्ची की आदत बिगड़ जाएगी। आगे से याद रखना श्यामू। मानती हूँ तुम्हारे पास खर्च करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, पर ये तुम्हारी किस्मत का है, इन्हें यूं लुटाने की जरूरत नहीं है। रानी से अटपटा सा जवाब पाकर श्यामू चुपचाप अपने घर में वापस चले जाता है। शाम को भोला जब खेत से वापस आता है तब रानी उसे श्यामू की गुब्बारे वाली बात बताती है। आज रिंकी गुब्बारे के लिए जिद कर रही थी, जिसे वो पड़ोस वाला श्यामू सुनकर उसके लिए गुब्बारे लेकर आ गया। अरे उसके पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, क्या हुआ जो ले आया? बच्ची है रिंकी, उसके मन में मोह आ गया होगा उसको देखकर। इतनी चिंता नहीं किया करते। पर जबरदस्ती बच्ची को खिलौने लाकर देना ठीक है क्या? उसके पास ज्यादा है तो हमें क्या दिखा रहा है? अरे छोड़ो ना रानी, तुम भी कहाँ इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। श्यामू की किस्मत तो अच्छी है जो उसे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। एक हम लोग हैं जो सुबह से शाम तक थकने के बाद अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्यामू को सब कुछ बैठे बैठे ही तो मिल जा रहा है। वो वाकई किस्मत का धनी इंसान है।
भोला और रानी लगातार अपनी जिंदगी की तुलना श्यामू की जिंदगी से करते हुए अपनी किस्मत को कोस रहे थे। उन दोनों के मन में श्यामू के प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा होने लग गया था। सुबह सुबह डाकिया बाबू एक कागज लेकर श्यामू के घर देने के लिए आए। देखने से वो कागज कोई सरकारी कागज लग रहा था। श्यामू बेटा, अरे ओ श्यामू बेटा। क्या बात है डाकिया काका, आज बड़े दिन बाद आपके दर्शन मिले। तबीयत पानी तो सब ठीक रहा ना? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है बेटा। तहसील से तुम्हारे घर के पते पर ये कागज आया था, बस इसी को पहुंचाने के लिए आया हूँ। अरे ये तो किसी जमीन के कागज लग रहे हैं। हाँ बेटा, जो तुम्हारे खेतों पर सरकारी मुकदमे लगे थे उसका फैसला आ चुका है। तुम्हें तुम्हारे खेत वापस मिल चुके हैं। क्या करूंगा मैं इतने सारे खेतों का काका। आज माँ पिता मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए होते तो ये खबर सुनकर उन्हें कितनी खुशी होती। अरे ऐसे हिम्मत नहीं हारते श्यामू बेटा, वही करो जो करते आ रहे हो। किसी गरीब किसान को इन खेतों को बोने के लिए दे दो, इससे उस गरीब के परिवार को जिंदगी और तुम्हें ढेर सारी दुआएं मिलेंगी बेटा। दुआओं से परिवार नहीं मिलता काका। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। मुकदमे में फंसे हुए श्यामू के खेत उसे वापस मिल जाने की खबर गांव में आग की माफिक फैल गई। श्यामू के घर के बाहर उस खेत को बोने के लिए गरीब किसानों की लाइन लगना शुरू हो गई। श्यामू बाबू, अपने इन खेतों को मुझे बोने के लिए दे दो, बदले में मैं तुम्हें आधी फसल दे दिया करूंगा। ठीक है, आप बोल लीजिए संपत काका, और जितना आपके परिवार के लिए जरूरी है वो पूरा अनाज आप रखिएगा। मुझ अकेली जान के लिए आधी फसल देने का आप पर मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये तो आप भले लोगों का बड़पन है बाबू, भगवान आपका भला करे। मैं आज से ही आपके खेतों की मेड़े दुरुस्त करना शुरू कर देता हूँ। मुकदमे में फंसे होने की वजह से उनमें खेती ना हो सकी और घास उगाई है। जैसा आप ठीक समझे संपत काका, सब आप लोगों के ही भरोसे पर काबिज है। आप ही लोग तो मुझ अनाथ के परिवार हैं। भोला शाम को घर आकर रानी को श्यामू के जमीन मिलने की खबर सुनाता है। अरे कुछ सुना तुमने रानी? हमारे पड़ोस वाले श्यामू को मुकदमे से और जमीनें मिली हैं। उसकी किस्मत तो भगवान जी ने मानो सोने से लिख रखी है। अच्छा, ऐसे कैसे उसे जमीन मिल गई? उसके माता पिता जब जिंदा थे तब वो उस जमीन के लिए मुकदमा लड़ रहे थे। पूरे 5 सालों बाद उसका फैसला आया है, दोनों के गुजर जाने के बाद। हाँ, लेकिन उस श्यामू के लिए वो इतनी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं कि वो अब जिंदगी भर घर बैठे अपना पेट आलीशान तरीके से पाल सकता है। आपने सही कहा, उसकी किस्मत भगवान जी ने सोने से ही लिखी है। पता नहीं कब हमारे दिन सुधरेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि हम कभी खुशियाँ देख भी पाएंगे या नहीं। कितनी भी मेहनत कर लूं मैं उसके बराबर आराम और शौकत नहीं मिल पाएगा मुझे। जितनी हमारी हैसियत है उतना ऊपर वाले ने हमें दे रखा है। हमको इतने में ही गुजारा करना है, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। धीरे धीरे करके भोला और रानी के मन में श्यामू की जिंदगी को लेकर ईर्ष्या बढ़ते ही जा रही थी। जमुनिया में बड़ा मेला लगने वाला था। गांव में बड़ी चहल पहल और भीड़ लगने वाली थी। किसानों की फसलें खरीदने के लिए शहर के बड़े कारोबारी भी आने वाले थे। अरे सुनती हो रानी, गांव में मेला लगने वाला है। बड़े बड़े कारोबारी आएंगे हमारी फसलों को खरीदने के लिए। हो सकता है हमें इस बार अच्छी कीमत मिल जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो कारोबारी लोग अपने कारखानों में हमसे खरीदे हुए अनाज से बिस्कुट और दूसरी खाने वाली चीजें बनाते हैं। जरूर हमें अच्छा फायदा मिलेगा इससे। हाँ, इस बार हम अपने 10 बोरे अनाज के अलग कर देंगे। उसके जो पैसे आएंगे वो हमारी रिंकी बिटिया की पढ़ाई में काम आ जाएंगे। ये तो काफी अच्छा सोचा है आपने। हमारी बेटी जब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी तब हमारी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। फिर आपको खेत में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मूर्ख हैं वो लोग जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा। गांव में मेला लग चुका था। कारोबारियों के ट्रक आ चुके थे। सभी किसान उन कारोबारियों के पास अच्छी कीमत पर अपने अनाज बेच रहे थे और अपने अनाज के पैसे इकट्ठा कर रहे थे। सुनिए जी, श्यामू नजर नहीं आ रहा। उसे अपने अनाज नहीं बेचने हैं क्या?
अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हो सकता है कि उसे इस बारे में पता न हो। हमें चलकर उसे बताना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, जैसा भी हो, पर हमारा पड़ोसी है वो। अगर किसी चीज का फायदा पूरे गांव को मिल रहा है तो उसको भी मिलना चाहिए। भोला और रानी बिना देर किए शामू के घर पहुंचते हैं। शामू, अरे ओ शामू। अरे भोला काका, आप लोग आइए ना अंदर। अरे अंदर मत बुला शामू, तू जल्दी अपनी अनाज की बोरियां लेकर मेले पहुंच। शहर से कारोबारी आए हुए हैं, काफी अच्छे दामों में हमारे अनाज खरीद रहे हैं, नगद पैसे देकर। हमने वहां तुम्हें देखा नहीं, इसलिए बताने चले आए। आप लोगों को इतना परेशान होना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा काका, लेकिन मुझे इस बारे में पहले से पता था। फिर आए क्यों नहीं तुम उन बोरियों को बेचने के लिए? क्या करता इन और पैसों का? अकेला इंसान 2 वक्त की रोटी के सिवाय और कितना ही खर्च कर पाएगा। आज आप लोग एक परिवार में हैं, जहां आपके साथ काकी है, रिंकी है और इन दोनों लोगों के सपने हैं। मेरे आगे पीछे भला कौन है यहाँ? मैं तो इस अकेलेपन में दर बदर बस अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी अपने माँ पिताजी के पास जा सकूं। ऐसा नहीं बोलते शामू, तुम्हारे पास तो सारी खुशियाँ हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को काकी कि मेरे पास जमीन है, जायदाद है और दौलत है, पर काकी, दौलत से तो परिवार खरीदा नहीं जा सकता। मेरा परिवार तो मेरे माँ पिताजी ही थे, जो नन्ही सी उम्र में मुझे छोड़कर चले गए। शामू की बातें सुनकर भोला बिल्कुल अवाक रह जाता है। उसके पास शामू को दिलासा देने के लायक भी शब्द नहीं बचते। वो बिल्कुल खामोश होकर चुपचाप अपने घर चला जाता है। मैं देख रही हूँ कि जब से आप शामू से मिलकर आए हैं, आप बिल्कुल ही शांत हो गए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? कुछ नहीं रानी, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? मुझे भी तो बताइए। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, कल कुछ अच्छा सा खाने का पकवान बनाओ, हम शामू को भी खाने के लिए अपने घर बुलाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? सब बता दूंगा मैं, लेकिन सही समय आने पर। फिलहाल जितना बोल रहा हूँ उतना करो। ठीक है, आप भोजन पर कल शामू को बुला लीजिए। मैं कल के पकवान की तैयारी करती हूँ। रानी खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी में जुड़ जाती है। भोला भी शामू को खाने का न्योता देकर आ जाता है। क्या मैं घर में आ सकता हूँ भोला काका? अरे शामू आओ ना, तुम्हारे लिए ही तो सब तैयारी की जा रही है। आपके इस दावत के लिए धन्यवाद काका। पता नहीं कितने सालों बाद आज घर का बना हुआ खाना खाऊंगा। अब तक अपने हाथ से ही मैं रूखा सूखा बनाते रहा। अरे कोई बात नहीं शामू, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाया करो खाने के लिए। हम सब भी तुम्हारे अपने ही हैं। ये तो आप सभी का बड़प्पन है काका कि मुझ अनाथ को भी अपने परिवार की तरह मान रहे हैं। शामू की बातें सुनकर भोला कुछ देर चुप रहता है। उसके बाद अचानक ही रानी को आवाज देता है। अरे रानी सुनती हो? हाँ कहिए ना, क्यों आवाज दी आपने? बैठो, अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। हाँ, मैं भी कब से इंतजार कर रही थी। बताइए ना, कल आप इतने शांत होकर क्या सोच रहे थे? क्योंकि आज शामू भी साथ में ही है, इसलिए आज मैं एक गंभीर बात बताता हूँ। अब तक जो मुझे लगता था कि शामू को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको तो घर बैठे ही अनाज मिल जाता है। उसके पास तो माता पिताजी का दिया वो तमाम दौलत और जायदाद है। पर मैं यहाँ पर बहुत ही गलत सोच रहा था। इसमें गलत क्या है? क्यों शामू, तुम इन सभी से खुश नहीं हो क्या? तुम्हें खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ती और दिन रात फसलों की निगरानी भी नहीं करनी पड़ती। नहीं रानी, मैं बताता हूँ। ये हमारा नजरिया है कि शामू खुश है इन सभी सुविधाओं को पाकर। लेकिन यकीन न हो तो खुद एक बार शामू से पूछ कर देख लो कि क्या वो वाकई इन सभी से खुश है। काका सही कह रहे हैं काकी। भले मेरे पास किसी भी प्रकार के अनाज और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन असली दौलतमंद तो आप लोग हैं। हम कैसे शामू? हाँ काकी, वो असली दौलत तो परिवार है जो आप लोगों के पास है। मुझ जैसा अनाथ ऐसे परिवार के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान कर सकता है। बेशक आप लोग बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, लेकिन आपके पास इस बात का संतोष रहता है कि आपका परिवार किसी भी विपत्ति पर एक साथ खड़ा रहेगा।
तब रिंकी बिटिया भी रोटियां परोसने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर मुझे हर विपत्ति का हल खुद ही ढूंढना पड़ता है। ये हम दोनों का अपना नजरिया है इस जिंदगी को देखने का। मुझे शामू की जिंदगी अब तक मुझसे बेहतर लगती थी क्योंकि उसके पास दौलत और सुविधाएं हैं, मगर शामू के नजरिए में हमारी जिंदगी बेहतर है क्योंकि हम एक साथ एक परिवार बनकर रहते हैं, जिसकी शामू को हमेशा कमी महसूस होती है। बिल्कुल आपने सही बात कही है काका। मैं अपने परिवार की कमी हमेशा महसूस करता हूँ। आज के बाद तुम कभी भी परिवार की कमी महसूस मत करना शामू। हम एक पड़ोसी बाद में मगर एक परिवार पहले हैं। तुम्हारा जब भी जी करे आ जाना रिंकी के साथ खेलने के लिए या फिर घर का खाना खाने के लिए। भोला और रानी की बातें सुनकर एक बार फिर से शामू की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन ये आंसू इस बार खुशी के आंसू बनकर बह रहे थे क्योंकि शामू को अपनी जिंदगी में एक भरा पूरा परिवार मिल गया था। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में हर किसी के पास समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं में उसका हल छुपा होता है क्योंकि उन समस्याओं को देखने का नजरिया अलग अलग होता है।